Hello students, today we are going to start part 1 of chapter 4. This is the new chapter of economics, globalization and the Indian economy. In this chapter we will study about globalization and its impact on Indian economy और globalization क्या होता है, दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज की इकोनॉमी में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, नॉट ओनली इन इंडिया बट अदर कंट्रीज ऑल्सो. इसके लिए जरूरी है ग्लोबलाइजेशन को समझना. क्या होता है ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन को समझने के लिए इन पॉइंट्स को सुनना और समझना बहुत जरूरी है. सो यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली दीज पॉइंट्स. फर्स्ट, consumers have more choices. Today, at present, if we see in the market, you can find various kinds of new products, very developed products, digital products, और ऐसी चीजें जो आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले, 20 साल पहले नहीं थी. बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और चीजें आपको मार्केट में मिल सकती हैं, और इसी तरह से दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज के प्रोडक्ट्स भी आपकी मार्केट में अवेलेबल है. सो ड्यू टू ऑल काइंड्स ऑफ दीज थिंग्स कंज्यूमर्स हैव मोर चॉइसेस. वो जमाना था तब ओनली एम्बेसडर और फिएट कार्स आपको इंडियन रोड्स पे दिखाई देती थी, और वो भी बहुत ही कम. टुडे यू कैन परचेज, यू कैन हैव मैनी कार्स, राइट, ऑफ डिफरेंट टॉप मोस्ट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज, कार बनाने वाली कंपनीज आपकी कंट्री में कारें बनाती हैं और मार्केट में अवेलेबल करवाती हैं. सो इन दिस वे कंज्यूमर्स हैव मोर चॉइसेस एंड दिस इज नोन एज द रैपिड ट्रांसफॉर्मेशंस, एंड दीज चेंजेस प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द पाथ ऑफ ग्लोबलाइजेशन. दूसरा पॉइंट है, इन लास्ट 2 decades मार्केट्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड. मार्केट्स ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है. क्या होता था पहले कि प्रोडक्शन जो होता था और ज्यादातर जो एरियाज थे दे वर सेल्फ डिपेंडेंट, और मार्केट जो है वो बिल्कुल सिंपली उन एरियाज के आसपास के जो प्रोडक्ट्स होते थे उन पे डिपेंड करती थी. लेकिन पिछले 20 साल, लास्ट 2 decades मार्केट्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड, क्योंकि मार्केट चेंज हो गई है. नाउ द different kinds of products from various countries available in your market. आपकी कंट्री में मार्केट्स में दुनिया भर की कंपनीज का सामान अवेलेबल है. तो इससे क्या हो गया, मार्केट्स जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है. इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज. दिस इज द टॉपिक, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज. ये जो 2 पॉइंट हमने पढ़े, इसमें हमने देखा कि चेंजेस कौन से दिखे आपको. इफ वी गो बैक before 20 or 30 years, then what was there, and today what we are seeing and what we are feeling in sphere of economy and the markets. तो ये क्या है, rapid transformations of the markets and new changes occurred in this scenario. तो अब इसमें हम देखते हैं कि इसका क्या रोल है. प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, इसका क्या मतलब होता है. प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज मतलब कि डिफरेंट कंट्रीज में प्रोडक्शन होना. वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट, one kind of the thing that is produced in more than one countries. Production across countries, यानी कि कोई भी सामान आज ऐसा नहीं है जो सिर्फ एक कंट्री में बनता है. एक प्रोडक्ट बनाने के लिए कई कंट्रीज में प्रोडक्शन चलता है, और कई कंट्रीज का जो प्रोडक्शन है वो एक ही जगह पे उसको प्रोड्यूस किया जाता है. सो इन दिस वे वी कैन से दिस इज द प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज. टिल द मिड 20th century, इट मीन्स लगभग 1940-50 की अगर हम बात करें, तब तक भी क्या होता था, प्रोडक्शन वॉज ऑर्गेनाइज्ड विद इन कंट्रीज. मतलब जो प्रोडक्शन होता था टिल द मिड 20th century वो कंट्रीज के अंदर ही होता था. फॉर एग्जांपल इंडिया है, तो ज्यादातर ऐसा होता था कि इंडिया का जो सामान है वो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, राइट, और कुछ बहुत ही कम सामान जो है वो बाहर से आ रहा है. इट मीन्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बहुत ही कम था. इसका मतलब यह था कि ट्रेड वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग द वर्ल्ड और कनेक्टिंग द डिफरेंट कंट्रीज. ज्यादातर जो प्रोडक्शन थे वो कंट्री में ही होते थे. कुछ सामान था जो दूसरी कंट्रीज से आता था
और कुछ सामान था जो आप दूसरी कंट्री में भेजते थे। तो इसका मतलब था कि ट्रेड वॉज द मेन चैनल ऑफ कनेक्टिंग द डिफरेंट कंट्रीज। ये सिर्फ ट्रेड की वजह से ही, कोई पॉलिटिकल रिलेशंस नहीं थे, कोई दूसरे तरह के कल्चरल और इस तरह के रिलेशंस नहीं थे, ओनली ट्रेड की वजह से लोग सी रूट से दूसरी कंट्री में जाते थे और दूसरी कंट्री से इस कंट्री में आते थे। तो ट्रेड क्या था ये आपको याद रखना है कि टिल द मिड 20th सेंचुरी ट्रेड वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग द डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो ये दो चीजें आपको समझ में आ गई। इसके बाद आते हैं रोल ऑफ एमएनसीज इन रैपिड ट्रांसफॉर्मेशंस। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहां देखा कि आज जो आप मार्केट में देख रहे हैं, जो सामान आप मार्केट में जो आपके लिए अवेलेबल है और इतनी सारी चॉइसेस आपके सामने है, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज रैपिड ट्रांसफॉर्मेशंस, ये किसकी वजह से है? दिस इज ओनली ड्यू टू एमएनसीज। नॉट ओनली बट एमएनसीज प्लेड वेरी वाइटल रोल इन द रैपिड ट्रांसफॉर्मेशंस। क्लियर? इट मींस एमएनसीज का आज जो डिफरेंट कंट्रीज कनेक्ट हो रही हैं और एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, इसमें जो सबसे बड़ा रोल है दैट इज प्लेड बाय एमएनसीज। ये एमएनसीज क्या होते हैं? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ये मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या होते हैं? एमएनसीज आर द कंपनीज और कॉरपोरेशंस व्हिच हैव कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। ठीक है? एमएनसी का मतलब होता है कि जो एक कंट्री से ज्यादा में प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है या होल्ड करती है या प्रोडक्शन करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एमएनसी। फॉर एग्जांपल इंडिया की एमएनसी की बात करें तो टाटा, रिलायंस, ये क्या है? एमएनसी, क्योंकि इनका जो प्रोडक्शन वर्क है वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, दूसरी कंट्रीज में भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? एमएनसीज are the companies which have the control over the production in more than one nations or one countries। तो MNCs क्या करती हैं? दूसरी कंट्रीज में जाके प्रोडक्शन करती हैं, जिसकी वजह से, क्यों करती हैं वो? वहां पे उनको सस्ती लेबर मिलती है और वहां पे वो जो प्रोडक्शन करती हैं इससे उनको मार्केट अवेलेबल हो जाते हैं। कुछ एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल जैसे चाइना इज प्रोवाइडिंग लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, तो दुनिया भर की कंपनीज के लिए वो एक अट्रैक्शन हो गया। इसी तरह से मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को आप लोगे तो इसका मतलब ये हो गया कि ये यूएसए के नजदीक है, तो वहां पे यूएसए में एक बड़ी मार्केट है। सो दिस इज द क्लोजनेस टू द बिग मार्केट इन द यूएसए। इन द सेम वे इंडिया में क्या है? हाईली स्किल्ड जो इंजीनियर्स हैं, जो कि किसी भी प्रोडक्शन को समझने में और करने में बहुत ज्यादा कैपेबल हैं, और इसके साथ में चीप लेबर है यहाँ पे इंडिया में। और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन को करने के लिए जो रॉ मटेरियल और दूसरे जो फेवरेबल कंडीशंस है वो इंडिया में अवेलेबल हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स ड्यू टू व्हिच वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाई द एमएनसीज राइट प्रोड्यूस द थिंग्स इन मोर देन वन नेशंस। तो ये हो गया, दिस इज द रोल ऑफ एमएनसीज इन रैपिड ट्रांसफॉर्मेशंस। गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली। नाउ द थिंग्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली, यानी कि सिर्फ कोई भी आज प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो एक कंट्री तक लिमिटेड हो गया है। आज जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो ग्लोबली प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो सिर्फ एक कंट्री में ही प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल कोई अगर मान लो किसी भी कंपनी की कार लेंगे तो उस कार के कुछ पार्ट्स दूसरी कंट्री से आ रहे हैं, कुछ पार्ट्स दूसरी कंट्री से आ रहे हैं, फिर किसी कंट्री में जाके वो क्या हो रहे हैं? असेंबल किए जा रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो गया? प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। सो इसको आपने ध्यान से सुनना है, समझना है और इसको अच्छे से आपको याद भी रखना है, राइट? अगले टॉपिक पे चलते हैं। Interlinking production across countries. This is the next topic. Interlinking production across countries. जैसा हमने देखा कि MNCs played very important role in the production across countries, क्योंकि MNCs ही हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में प्रोडक्शन करती हैं। फॉर एग्जांपल MNCs क्या है? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जो एक से ज्यादा कंट्रीज में प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं। तो इंटरलिंकिंग क्या हो गया कि ये जो प्रोडक्शन हो रहा है इसको इंटरलिंक यानी कि लिंकिंग करने का काम कौन कर रहा है? MNCs कर रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाई एमएनसीज सेट अप प्रोडक्शन इन अदर कंट्रीज। दूसरी कंट्रीज में एमएनसीज क्यों जाती हैं? क्यों अपने ही कंट्री में प्रोडक्शन नहीं करती? एक एग्जांपल से हम समझते हैं। फोर्ड मोटर्स इज द कंपनी ऑफ अमेरिका, राइट? यूएसए की एक बहुत बड़ी कार मोटर्स कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी है। ये 1995 में इंडिया में आई, जो हम अभी डिस्कस करेंगे।
तो इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। Ford Motors came in India in 1995. It produced cars here and supplied to South Africa, Mexico, Canada, etc. अब ये देखना है कि यूएसए की कंपनी इंडिया में आके कार बना रही है और इंडिया से कारों को कहां सप्लाई कर रही है, यूएसए के पड़ोस में, इन द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ द यूएसए। कनाडा एंड मैक्सिको आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ यूएसए। तो इतनी दूर इंडिया से वो इंडिया में आई कार बनाने के लिए और कार बना के इंडिया से दोबारा अपने ही पड़ोस में उनको भेज रही है। क्या रीजन है? क्या ये जो कॉस्ट लग रहा है, जो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट है, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? क्या यूएसए की जो कंपनी है वहीं पे कार बना के अपने नेबरिंग कंट्रीज को नहीं दे सकती थी? व्हाई दिस एमएनसी डिड सो? बिकॉज ऑफ द लो प्रोडक्शन कॉस्ट। अंडरस्टैंड कि इंडिया में कारें बनाने से उनका प्रोडक्शन कॉस्ट इतना लो होता है कि यहां से सप्लाई कॉस्ट लगाने के बाद भी उस कंपनी को काफी फायदा होता है। सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाई एमएनसीज सेट अप द प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज और इन अदर कंट्रीज। ओके, सम कॉजेज आर देयर। सबसे पहला है कि एमएनसीज वहां पे अपने प्रोडक्शन को सेटअप करती हैं जहां मार्केट्स जो है वो क्लोज होती हैं, मार्केट जो है वो नजदीक होती हैं। तो क्लोजनेस ऑफ मार्केट इज द फर्स्ट फैक्टर वेयर एमएनसीज सेट अप देयर प्रोडक्शन। ये आपको याद रखना है। दूसरा है स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। दोनों तरह की लेबर रिक्वायर्ड होती है। अब क्योंकि सारा काम तो इंजीनियर नहीं कर सकते हैं और सारा काम जो है वो फिजिकली जो लेबर करने वाले लोग भी नहीं कर सकते, अनस्किल्ड लेबर जिसको हम बोलते हैं। तो दोनों ही तरह के जो लेबर है वो उनको जरूरत पड़ेगी। और स्किल्ड एंड अनस्किल्ड जो लेबर है वो लो कॉस्ट में अगर अवेलेबल हो तो वहां पे कंपनी जो है वो ज्यादा जाना पसंद करती हैं। फॉर एग्जांपल यूएसए में स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर दोनों ही बहुत महंगी है, इसलिए वहां पे प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है, बढ़ जाता है। कोई भी प्रोड्यूस करने को प्रोडक्ट जो है बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए वहां खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है, तो प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है और मार्केट में उसकी जो एक तरह से वैल्यू है वो कम हो जाती है, डिमांड जो है वो कम हो सकती है। क्योंकि अगर किसी भी प्रोडक्ट्स की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड भी धीरे धीरे कम हो जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं रॉ मटेरियल, राइट। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, एमएनसीज वहां पे जिनको आसानी से रॉ मटेरियल मिल जाता है उस एरियाज में जाना पसंद करती हैं। एंड नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसी। दिस इज मेजर फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि जहां गवर्नमेंट पॉलिसीज एमएनसीज के फेवर में होंगी या फेवरेबल सर्कमस्टेंसेज होंगे वहां पे एमएनसीज जाना पसंद करती हैं और उसी कंट्री में एमएनसीज ज्यादा जाती हैं। ये सभी जो फैक्टर्स हैं, दीज फैक्टर्स टुडे most of the countries want to invite MNCs in their countries and to invest। क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है, what is the investment? इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है स्पेंडिंग मनी इन द होप ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए जब हम पैसा खर्च करते हैं, जहां कहीं पे भी हम पैसा लगाते हैं या हम कैपिटल को इन्वेस्ट मतलब खर्च करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और जो एमएनसीज इन्वेस्टमेंट करती हैं उसको हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि एमएनसी जो होते हैं वो दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट करती हैं, तो जो दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। दैट इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ये क्यों किया जाता है? व्हाई द एमएनसीज डू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट? व्हाई द एमएनसीज डू द इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्रीज? बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज फैक्टर्स। और ये जो फैक्टर्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि ज्यादातर कंट्रीज आज ये चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा एमएनसीज हमारी कंट्री में आए, तो इसके लिए वो क्या करती हैं, उनको ललचाने के लिए, एमएनसीज को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी कंट्रीज में दे जनरेट सम एरियाज, और इन एरियाज को हम क्या कहते हैं, एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, राइट। सो दीज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज टू द एमएनसीज, सो दे शो the availability of different factors which are very necessary for setting up the MNCs and to attract them। तो MNCs क्या करती हैं, वहां पे उस एरिया की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट करती हैं। इसी तरह से इंडिया में बहुत सारे SEZ जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं और ताकि ज्यादा से ज्यादा MNCs हमारी कंट्री में आए और इन्वेस्टमेंट करें। सो दैट इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये आपको डिफरेंस क्लियर हो गया, इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। SEZ आपको क्लियर हो गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। इसके बाद आते हैं हाउ द एमएनसीज कंट्रोल प्रोडक्शन। अभी तक हमने डिस्कस किया कि एमएनसीज जो है वो क्यों ऐसा करती हैं, कहीं पे भी वो प्रोडक्शन सेटअप क्यों करती हैं। अब हम पता लगाएंगे कि हाउ द एमएनसीज डू दिस, राइट। एमएनसीज ऐसा कैसे करती हैं, प्रोडक्शन पे वो किस तरह से कंट्रोल करती हैं। तो मेनली देयर आर थ्री वेज
सबसे पहला है बाई लोकल कंपनीज। एमएनसीज बाई लोकल कंपनीज, यानी कि वो क्या करती हैं, उस कंट्री की जहां वो अपना जो है कंट्रोल करने जा रही है, जहां पे प्रोडक्शन करने जा रही है, उस कंट्री में जाके उनका पहला तरीका होता है कि वो किसी लोकल कंपनी को, किसी अच्छी लोकल कंपनी को खरीद लेती हैं, राइट। यानी कि उनका प्रोडक्शन जो उनके हाथ में आ जाता है। फायदा क्या होता है इससे फायदा होता है कि एमएनसीज गेट द प्रिपेयर्ड मार्केट्स, राइट, प्रिपेयर्ड कस्टमर्स। तो ऑटोमेटिकली जो उस कंपनी के कस्टमर्स हैं उससे कनेक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कारगिल फूड्स। कारगिल फूड्स इज वेरी फेमस कंपनी ऑफ अमेरिका, यूएसए की फेमस कंपनी है। उसने क्या किया, इंडिया में आके परख फूड को खरीद लिया। परख फूड ऑल्सो वेरी गुड कंपनी एंड फेमस एंड प्रोमिनेंट कंपनी इन इंडिया, राइट। तो इसकी जो ऑयल रिफाइनरीज है या एडिबल ऑयल बनाने वाली जो कंपनी है, इसमें सारी की सारी जो है इसने वो प्रोडक्शन जो था इसका वो खरीद लिया। तो इस तरह से क्या क्या कारगिल फूड परचेज द परख फूड्स इन इंडिया। तो इससे फायदा ये हुआ, परख फूड्स का तो मतलब क्या हो गया, इंटरनेशनल ब्रांड मिल गया उसको। दूसरा ये हुआ कि कारगिल फूड को फायदा ये हुआ कि परख फूड के जितने कस्टमर्स थे ऑटोमेटिकली उससे कनेक्ट हो गए और उसको एक तैयार मार्केट मिल गया, अंडरस्टैंड, तैयार कस्टमर्स मिल गए। सो दिस इज द बेनिफिट फॉर एमएनसी। और उसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ा, सिर्फ उसने आके कंपनी को खरीद लिया। सो दिस इज द फर्स्ट वे, मोस्ट ऑफ द कंपनीज डू दिस, राइट, एमएनसीज डू दिस एंड दिस स्टेप इज अडॉप्टेड बाय द एमएनसीज। दूसरा तरीका है प्लेसिंग ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद द स्मॉल प्रोड्यूसर्स। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो स्मॉल प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं हर कंट्री के अंदर, तो बड़ी बड़ी एमएनसीज क्या करती हैं, उनको ऑर्डर दे देती हैं सप्लाई करने के लिए कि भाई इतना सामान हमें चाहिए। और वो सामान बना, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में जो स्मॉल गारमेंट्स यूनिट्स बहुत सारी हैं, ठीक है, जो छोटे लेवल के ऊपर गारमेंट्स बनाती हैं। तो क्या है कि जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वो उनको ऑर्डर दे देती हैं, दे प्लेस द ऑर्डर, राइट, फॉर द प्रोडक्ट्स, राइट, एंड देन आफ्टर गेटिंग द प्रोडक्ट्स दे पुट द लेबल ऑफ देयर ओन कंपनी। तो एमएनसीज का एक लेवल लग गया उसके ऊपर। स्मॉल प्रोड्यूसर ने उसको बनाया था, लेकिन एमएनसी ने उसको खरीद के, यानी कि उसको ऑर्डर दिया और फिर उसने उसको सप्लाई कर दिया। उसके बाद उस पर क्या कर दिया, उसने अपना लेबल लगा दिया, तो वो क्या हो गया, एमएनसी का प्रोडक्ट हो गया। इस तरह से दूसरा तरीका है कि वो किस तरह से क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं प्रोडक्शन पे। अब आते हैं तीसरा, थर्ड वन इज कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन विद द लोकल कंपनीज। कई बार क्या होता है, एमएनसीज उनको खरीदने की बजाय उनके साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं। समटाइम्स means in spite of placing order, after that they start the partnership with the company। तो इससे फायदा क्या होता है, लोकल कंपनी को ये फायदा होता है कि उसको एक इंटरनेशनल ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करने का मौका मिला। एमएनसी को क्या फायदा होता है, एमएनसी को फायदा होता है कि उसको मार्केट मिल गई और उसका जो है तैयार कस्टमर्स मिल गए और उसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ा कोलैबोरेशन से। फॉर एग्जांपल फोर्ड मोटर्स है, मैंने आपको बताया Ford Motors came in India in 1995, right? And it set up the production unit in Chennai by investing 1700 crore rupees। तो उसके बाद में इसने क्या किया, महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ में, जो इंडिया में कार जीप वगैरह बनाने वाली कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसके साथ में इसने कोलैबोरेशन कर लिया। और इस तरह से आज उसकी बहुत बड़ी यूनिट जो है कोलैबोरेशन से चल रही है और डिफरेंट कंट्रीज में ये कारें जो है वो प्रोड्यूस करके और सप्लाई कर रही हैं। सो दीज आर द थ्री वेज इन विच एमएनसीज कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन। तो अभी हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस किया कि एमएनसी जो है वो प्रोडक्शन कहीं पे भी जाके प्रोडक्शन क्यों करती हैं और कहीं पे भी जाके कंट्रोल, व्हाई दे कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन। फिर हमने डिस्कस किया कि हाउ द एमएनसीज कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन इन डिफरेंट कंट्रीज। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। Next topic is foreign trade and integration of markets। Foreign trade जैसे हमने देखा, तो what is the foreign trade? Trade with other countries is known as foreign trade। Clear? When one country exports something, imports something, right, to another country, so that is the foreign trade। It means trade links between two or more countries is known as foreign trade। इंडिया का यूएसए के साथ ट्रेड है, इंडिया का जर्मनी के साथ ट्रेड है, इंडिया has the trade relations with England, India has the trade relations with Australia, South Africa, New Zealand, etc. This is the foreign trade। Integration of market। Integration of market का मतलब होता है कि एक जैसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होना, सभी मार्केट्स का आपस में इंटरकनेक्टेड होना, सभी मार्केट्स का आपस में जुड़े हुए होना। इसका मतलब यह है कि सेम काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स
are available in different markets. This is the integration of market. Separation of market का हम कहते हैं कि एक मार्केट में कुछ सामान अवेलेबल है, वो दूसरी मार्केट में वो अवेलेबल नहीं है. लेकिन आज क्या है कि जो सामान एक मार्केट में अवेलेबल है, so the same kinds of products are available in the other markets. So this is called the integration of markets. मतलब यूएसए का प्रोडक्ट जो है वो इंडियन मार्केट में है, इंडियन प्रोडक्ट जो है वो यूएसए मार्केट में है. सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट. चाइनीज प्रोडक्ट्स आर इन इंडियन मार्केट, इंडियन प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन चाइनीज मार्केट्स. इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स. सो अर्लियर इट वाज अ ट्रेड इन पास्ट. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रेड इन पास्ट. तो पहले जो ट्रेड होता था, जस्ट जैसे हमने डिस्कस किया कि जो ट्रेड जो था, ट्रेड वाज द ओनली चैनल ऑफ कनेक्टिंग द डिफरेंट कंट्रीज. लेकिन जो ट्रेड होता था वो कैसे, सी रूट से होता था, शिप से होता था. बट टुडे वी हैव द ट्रेड इन द चेंज द सिनेरियो कंप्लीटली. कि आज जो ट्रेड होता है वो मॉडर्न टेक्निक के जो है उसके साथ में हम उसको ऐड करते हैं. तो जो फॉरेन ट्रेड है वो कंप्लीटली चेंज हो गया है. और आज ट्रेड का जो सिनेरियो है वो इस तरह से चेंज हो गया है कि गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर मार्केट. पहले लोग जो ट्रेडर्स थे वो सामान लेके जाते थे, दूसरी कंट्रीज दूसरा सामान लेके आते थे. इट वाज वेरी स्लो प्रोसेस, राइट, स्लो एंड लॉन्ग प्रोसेस. लेकिन आज क्या होता है, गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर मार्केट्स. इट मींस दिस इज द लीडिंग प्रोसेस टू द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स. इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट कैसे हो गया कि इंडिया का सामान ट्रेवल करके दूसरे मार्केट में पहुंच गया जर्मनी में. जर्मनी की वोक्सवैगन कारें जो है वो इंडिया में आ गई हैं. यूएसए का बर्गर जो है वो इंडिया में आ गया, राइट. और इंडिया का जो साउदर्न फूड है वो यूएसए में पहुंच गया. सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट. इन द सेम में इंडिया का एस कुमार और श्रीराम जो है वो इंग्लैंड में पहुंच गया. और इंग्लैंड के जो गारमेंट्स कंपनी है वो यूरोप की और अमेरिका की कंपनीज हैं, एरोज है या फिर जॉन प्लेयर है, इस तरह की कंपनीज आपके इंडिया में आ गई. सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट. आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स. इसके बाद चलते हैं प्राइसेस टेंड टू बिकम इक्वल. तो ये तो आपको समझ में आ गया कि हाउ द गुड्स ट्रैवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर मार्केट. इसके बाद आता है प्राइसेस टेंड टू बिकम इक्वल. और जो प्राइसेस हैं वो भी लगभग इक्वल दिखती हैं. यानी कि आपके जो मार्केट्स में जो भी सामान अवेलेबल है तो प्राइसेस में बहुत ज्यादा जो है डिफरेंस इसमें देखने को नहीं मिलेगा. इसके बाद आता है प्रोड्यूसर्स क्लोजली कंपीट. दो दे आर बिलोंगिंग टू द डिफरेंट कंट्रीज. दूर दूर की कंट्रीज के, दूसरी कंट्रीज के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो आपस में कंपीट करते हैं. क्यों कंपीट करते हैं? ड्यू टू द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट. क्यों कंपीट करते हैं? ड्यू टू द फॉरेन ट्रेड. क्योंकि उनके जो सामान एक जगह पहुंच गए. व्हाई दे कंपीट? द पर्सन हु इज सिटिंग thousands ऑफ किलोमीटर्स अवे, हु इज प्रोड्यूसिंग समथिंग एंड द सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन प्रोड्यूसर्स. तो वो दोनों आपस में कंपीट कर रहे हैं. अंडरस्टैंड? क्यों कंपीट कर रहे हैं? इतनी दूर से वो कैसे कंपटीशन करेंगे, कैसे उनका सामान एक दूसरे को अफेक्ट करेगा, किस तरह से उनके ट्रेड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा. दिस इज द इंपैक्ट ड्यू टू द फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट. क्योंकि फॉरेन ट्रेड की वजह से वो सामान हमारे यहाँ पे आ जाएगा, हमारा सामान वहां चला जाएगा. तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोनों प्रोडक्ट्स एक ही मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे. इसका मतलब है कि दे बोथ विल कंपीट टू ईच अदर. फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडियन कंपनी है कोई कार बनाने वाली, अगर कोई भी कंपनी है तो वो यूएसए की कार बनाने वाली कंपनी के साथ कंपीट करेगी क्योंकि इंडियन मार्केट में एज वेल एज इन द यूएसए मार्केट. आफ्टर दैट फॉरेन ट्रेड, फाइनली हम कह सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड का इंपैक्ट क्या दिखाया. फॉरेन ट्रेड रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स इन डिफरेंट कंट्रीज. ये सिर्फ फॉरेन ट्रेड ही है जिसकी वजह से इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स हुआ. यानी कि आपका सामान दूसरे मार्केट में पहुंचा, दूसरे मार्केट का सामान आपके मार्केट में आ गया. सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट एंड इट इज ओनली ड्यू टू द फॉरेन ट्रेड. और इसी में आगे चल के हम देखते हैं कि दिस इज द ग्लोबलाइजेशन. व्हाट इज द ग्लोबलाइजेशन? अगर हम इस टॉपिक पे आते हैं, व्हाट इज द ग्लोबलाइजेशन? व्हेन वी स्टार्टेड द चैप्टर इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वीडियो, देन वी डिस्कस्ड अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड द इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी. कि हम लोग इसमें इसको समझने के लिए सबसे जरूरी है कि हम इन चीजों को समझें. सो आफ्टर द डिस्कशन ऑफ दीज थिंग्स, नाउ वी कैन से व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज, interlinking between the countries. When all the countries of the world, right, are interconnected with the help of trade or with the help of other manners, so that is known as globalization, right? So in this way
we have discussed these topics, dear students. You have to revise these topics, and if you have any kind of doubt, you can ask me by writing in comment box. Thank you. Have a nice day.